Good morning, students. Myself is Kundan Misra, and I welcome you all at StudyCam YouTube channel for online videos. And I hope you all are staying safe at your home in this crucial phase of pandemic crisis. जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जस्ट एक हफ्ते पहले यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी की और उसमें उसने बताया कि 4 अक्टूबर को इसी साल 2020 की सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा सकता है अगर हालात ठीक रहे तो। अब इससे एक बात तो तय है कि इस बार का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कंपटीशन लेवल होगा वो बाकी सालों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात जो एग्जाम को पोस्टपोन करने की नोटिफिकेशन यूपीएससी ने जारी की थी वो लास्ट आवर में जारी की थी। तो लास्ट आवर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा हो गया जहां कि आपको 6 महीने या 5 महीने ज्यादा टाइम मिल गए। और दूसरी बात कि आपको पता होगा कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और अपने जॉब करने के साथ साथ वो प्रिलिमिनरी का तैयारी करते हैं। अब ऐसे में लॉकडाउन की वजह से वो सारे एस्पिरेंट्स को काफी टाइम मिल जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि सारी सरकारी दफ्तरें बंद हैं, इवन प्राइवेट कंपनीज भी बंद चल रही हैं, और अभी जिनकी खुल भी गई है वो भी रोस्टर सिस्टम पे है जहां हफ्ता में 2 या 3 दिन जाना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन की लेवल इस बार पिछले सालों की तुलना में कितनी ज्यादा होगी। सो यू शुड ऑलवेज थ्राइव फॉर योर बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर दिस ईयर। यू कांट अफोर्ड फॉर ए सिंगल मिस्टेक। अब हम अपनी बात करते हैं तो हमने ये चैनल को शुरू किया है सो दैट कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो भी फ्यूचर में आने वाले एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए हम शॉर्ट मॉड्यूल कोर्सेस, वीडियो क्लासेस कम से कम लेक्चर में और छोटे छोटे वीडियोस में हम आपको रिवीजन के लिए दे सकें। ऐसे में जो सबसे पहले एग्जाम आने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स 4 अक्टूबर को, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मॉड्यूल्स डिजाइन किए हैं। वो एरिया जो यूपीएससी पीटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां से, वो एरियाज को कवर करने के लिए हमने छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स का सीरीज बनाया है। और आज हम वही शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से। हम हर साल 18 या 20 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एरिया से पूछे ही जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को कवर करने के लिए कम से कम 10 से 15 लेक्चर के अंदर छोटे छोटे वीडियोस में हमने मॉड्यूल को डिजाइन किया है। अब चलिए हम देखते हैं कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में आपको क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है, क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। राइट, जैसा आप देख सकते हैं कि अगर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस पूरे कोर्स में 3 सेक्शंस होते हैं। वन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेटिव सेक्शन। ये इंफॉर्मेटिव सेक्शन क्या होता है, तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो इंफॉर्मेटिव सेक्शन में आते हैं, जो आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएंगे, कोई भी कन्वेंशनल बुक्स में आपको मिल जाएंगे, जैसे इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मूड्स ऑफ कंजर्वेशन। बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सारी गैसेस जो है कहां से निकलती हैं, क्या इनका इंपैक्ट होता है। ये सारी बेसिक नॉलेजेस जो होते हैं इंफॉर्मेटिव सेक्शन के अंदर आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें तो 2013 में इकोलॉजिकल नीश का कंसेप्ट पूछा गया था, 2015 में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो है इंफॉर्मेटिव सेक्शन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। ये इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो होते हैं वो वेरियस इनिशिएटिव्स होते हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी या ओवरऑल इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे हम लोग लेते हैं। जैसे किसी तरह का कन्वेंशन हो गया, किसी तरह की ट्रीटी हो गई, किसी तरह के इन्वायरमेंटल बॉडीज बनाए गए, किसी तरह का इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाई गई। जो भी हम कदम उठाते हैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, ये सारी चीजें हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के अंदर देखेंगे। एंड तीसरी होती है करंट इश्यूज। करंट इश्यूज मतलब पिछले 1 साल 1.5 साल में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी नए तथ्य, नए फैक्ट्स, नई कोई स्पेसीज की खोज हुई, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, इवेंट्स चलते रहते हैं न्यूज में, उनको हम करंट इश्यूज के अंदर कवर करते हैं।
अगर आप फाउंडेशन बैच में जाएंगे तो आपको स्टार्ट करते हैं जनरली हम इंफॉर्मेटिव सेक्शन से, फिर हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल मेजर्स पे, और लास्टली हम लोग करंट इश्यूज को कवर करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे कोचिंग्स में इंफॉर्मेटिव सेक्शन में ही सारी क्लासें चली जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स और करंट इश्यूज को बहुत ज्यादा टच नहीं किए जाते हैं। चूंकि हम लोग अभी एक रिवीजन के तौर पे इस कोर्स को चला रहे हैं, इसलिए मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं इंस्टीट्यूशनल मेजर से, ना कि इंफॉर्मेटिव सेक्शन से, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप थोड़े बहुत तो इंफॉर्मेटिव सेक्शन में जो बेसिक होती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, वो आपको पता होगा। और ये इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो है, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। वाई? बिकॉज कि इस इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को हम 4 से 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, और हर साल कम से कम 4-5 क्वेश्चंस आपको इस एरिया से मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के बेसिस पे अगर हम इसको अरेंज करें तो हम सबसे पहले हमें इंस्टीट्यूशनल मेजर्स पढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। देखिए, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स जो होते हैं, जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल मेजर्स और लोकल इनिशिएटिव्स दो तरह के होते हैं। लोकल इनिशिएटिव्स का कहने मतलब यहाँ पे नेशनल लेवल पे, मतलब हम अपने डोमेस्टिक लेवल पे अपने देश के अंदर क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, वो लोकल इनिशिएटिव्स के अंदर आता है। और ग्लोबल मेजर्स मतलब कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो भी दुनिया भर की देश मिलके जो स्टेप्स लेते हैं, जो कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटोकॉल्स जो भी साइन करते हैं, ये सब हमारे ग्लोबल मेजर्स के अंदर आते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं ग्लोबल मेजर्स के अंदर कि कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स और इंटरगवर्नमेंटल पैनल्स, एनजीओज एंड फंड्स, ये 4 मेजर काइंड ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि ग्लोबली लिए जाते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। आपने नाम सुना होगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, राइट? आपने यूएनएफसीसी, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारे नाम सुना होगा आपने। ये सब ग्लोबल मेजर्स हैं। अब आपको एक बात यहां समझने की जरूरत है कि ये जो वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये अलग अलग हैं, ये समझना आपके लिए जरूरी है। सी, ये जो कॉन्फ्रेंस या समिट्स होते हैं, ये एक ग्लोबल मीटिंग्स की तरह होते हैं, जहां एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, पर्टिकुलरली यूएन प्लेटफॉर्म पे, ज्यादातर कॉन्फ्रेंसेस यूएन के प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, इसलिए मैं यूएन प्लेटफॉर्म बोल रहा हूं। ये यूएन के प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पूरे विश्व के बहुत सारे कंट्रीज एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, और इसमें जो है वो रियलाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को, और इसमें एक तरह की वो लोग कमिटमेंट करते हैं कि हाँ, हमें इस पे कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। दिस ऑल आर द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लोग पर्टिकुलरली कोई एग्रीमेंट या किसी तरह का टारगेट फिक्स नहीं करते हैं कॉन्फ्रेंस लेवल पे, राइट? कॉन्फ्रेंस इज जस्ट लाइक कि हम लोग बैठ के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन की तरह है कि 1 जनवरी को हमने रिजोल्यूशन लिया और 2 जनवरी को कोई नहीं देखता है कि कौन फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, राइट? तो दीज आर जस्ट कॉन्फ्रेंस, इसलिए मोस्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अब इसी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे कुछ कंट्रीज ने कुछ एग्रीमेंट साइन किया कि ओके, हम जो है इसको इस तरीके से करना चाहते हैं और इसके लिए हम अपना कमिटमेंट जो है शो करना चाहते हैं। तो वो एग्रीमेंट जो हम लोग साइन करते हैं, दैट आर कॉल्ड टू बी कन्वेंशंस। ये एग्रीमेंट्स जो है कन्वेंशंस कहलाता है। जो भी आप बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन या यूएनएफसीसी या आप वियना कन्वेंशन, जो भी कन्वेंशन सुनते हैं, वो किसी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे साइन की जाती है। अब इस कन्वेंशंस में हम जनरली क्या करते हैं कि हमने चूंकि साइन किया है, इसीलिए हमारी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द कन्वेंशंस आर बाइंडिंग इन नेचर। बहुत सारे कन्वेंशंस बाइंडिंग होते हैं, मतलब कि आपने अगर साइन किया है तो आपको करना है उसे, इसके लिए आपको पेनल प्रोविजंस भी हो सकते हैं। बट कुछ कन्वेंशंस लीगली नॉन बाइंडिंग भी हो सकते हैं, राइट? अब ये प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स जो है किसी भी कन्वेंशन के अंदर आता है। मतलब आप समझ सकते हो कि किसी भी कन्वेंशन को रिफॉर्म करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम लोग उसके अंदर प्रोटोकॉल्स लाते हैं, और इस प्रोटोकॉल्स जो होता है वो जनरली बाइंडिंग ही होता है। अगर आपने किसी प्रोटोकॉल को साइन किया है तो आप लीगली बाइंडिंग है वो काम करने के लिए,
और जनरली प्रोटोकॉल्स के अंदर टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं कि जिन्होंने भी इसको साइन करते हैं उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ टाइमलाइंस होती हैं जिसके अंदर इन्हें पूरा करना है। तो ये होता है प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल्स में जनरली पेनल प्रोविजंस भी होते हैं कि अगर आप नहीं कर पाते हैं स्टिपुलेटेड टाइम में तो आपको पेनाल्टी या कुछ एक्स्ट्रा टारगेट दिया जा सकता है। तो आप जो भी प्रोटोकॉल्स का नाम सुने होंगे, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, या फिर आपको नगोया प्रोटोकॉल हो, ये सारे प्रोटोकॉल्स किसी न किसी कन्वेंशन के ही अंदर आते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंदर आता है? यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके प्लेटफॉर्म पे क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया। नगोया प्रोटोकॉल किसके प्लेटफॉर्म पे आता है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के अंदर आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके अंदर आता है? वियना कन्वेंशन के अंदर आता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स आर पार्ट ऑफ कन्वेंशन, राइट, ए रिफॉर्म इन द कन्वेंशन। हाँ, और एक और बात कि किसी ने कन्वेंशन को साइन किया है तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो प्रोटोकॉल को भी साइन करे। प्रोटोकॉल के लिए एक अलग साइन के लिए बुलाया जाता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो साइन करते हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएनएफसीसी को साइन किया है मगर क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं साइन किया है, तो दे आर इंडिपेंडेंट टू वेदर साइन और रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग। नेक्स्ट होता है हमारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स। इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स जनरली एक बॉडीज होती है जो मॉनिटर करती है, असेसमेंट करती है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब कि ये रिप्रेजेंट, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, इसलिए इनको इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स बोलते हैं, राइट। जैसे कि हमारा कौन सा हो गया? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि असेस करती है वेरियस रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। एंड द लास्ट होता है एनजीओज एंड फंड्स। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है, जैसे कि WWF हो गई, जैसे कि IUCN हो गई। ये सारी चीजें क्या होती है? ये नॉन गवर्नमेंटल हैं, राइट। और दुनिया भर के फंड्स भी होते हैं, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल फंड्स, ये सब यूटिलाइज किए जाते हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए। तो ये सारे हमारे ग्लोबल मेजर्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स टू कंजर्व इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा लोकल इनिशिएटिव्स। लोकल इनिशिएटिव्स में जैसे एक्ट्स एंड पॉलिसीज, हम लोगों ने नेशनल लेवल पे कोई एक्ट बनाया, कोई पॉलिसीज बनाई, वो लोकल इनिशिएटिव्स के अंदर आएंगे। जैसे कि हमारा क्या है? वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इन्वायरमेंट एक्ट है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, दिस ऑल आर लोकल इनिशिएटिव्स। नेशनल मिशंस एंड प्लान्स, राइट, नेशनल मिशंस एंड प्लान्स जो हम लोग बनाते हैं, जैसे नेशनल बैम्बू मिशन हो गया, राइट। ये जो भी प्लान्स होते हैं हमारे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्लान्स, ये सारी चीजें हमारी होती है नेशनल मिशंस एंड प्लान्स। और इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, हम लोग वेरियस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने नेशनल लेवल पे बनाते हैं, जैसे एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल जू अथॉरिटी, ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो ये हमारा, हम जो है इंस्टीट्यूशनल मेजर से स्टार्ट करते हैं और इनसे स्टार्ट करते हैं। अब हम ग्लोबल मेजर्स की बात करेंगे कि ग्लोबल मेजर्स में हमने क्या क्या स्टेप्स लिया है। अब ग्लोबल मेजर्स में बात करने से पहले सबसे पहले हम बैकग्राउंड को जानेंगे कि जो भी हमने इंस्टीट्यूशनल मेजर्स ले रखा है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, उसकी क्या कहानी है, ये सब कैसे स्टार्ट हुई, क्या बैकग्राउंड है। आपको पता होगा कि 1972 से पहले जो भी इन्वायरमेंटल एजुकेशन हुआ करती थी वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग आवर इन्वायरमेंट, मतलब कि केवल जानकारी के लिए, केवल नॉलेज के लिए हम लोग इन्वायरमेंट को पढ़ते थे, क्योंकि हमें कोई कंजर्व करने का या फिर कुछ कंसर्न हमारा नहीं था इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन से। तो उस फेज को इंफॉर्मेटिव फेज भी बोलते हैं, 1972 से पहले के फेज को, जब वर्ल्ड जो है इन्वायरमेंट को पढ़ा करता था केवल एक नॉलेज के लिए और कुछ पर्पस नहीं था। 1972 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल समिट हुई, जिसे हम द स्टॉकहोम समिट बोलते हैं और द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 बोलते हैं। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था, ये जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबल लेवल में, उनमें ये मोस्टली जो है ग्लोबल लेवल यूएन के प्लेटफॉर्म पे ये पहला था, इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्लोबल समिट जो है, इसके अंदर जो है 26 प्रिंसिपल्स हमने लाए, जिसको कि हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये 26 प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस बात को सिग्निफाई करते थे कि कैसे हमें अपने इकोनॉमी को, अपने डेवलपमेंट को इंश्योर करना है ताकि इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेडेशन होने से बच सके,
राइट। तो ये स्टॉकहोम समिट था। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि स्टॉकहोम समिट्स में क्या क्या इश्यूज थे। देखिए, स्टॉकहोम समिट्स को का दूसरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। आप नाम याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में जून 5 से जून 16 1972 में इसको कंक्लूड किया गया था। और इसी कॉन्फ्रेंस के वजह से के नाम पे हम लोग 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ये जो पहला डिक्लेरेशन था ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसमें 26 प्रिंसिपल्स जो है एक डिक्लेयर की गई थी कि कैसे हमें डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंट को एक साथ लेके चलना है। और इसकी सबसे खास बात क्या थी स्टॉकहोम समिट की, कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी जो है इस्टेब्लिश की गई थी इसी कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये काफी पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि यूएनईपी जो थी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वो किस प्लेटफॉर्म पे इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, न्यू रखी गई थी। आप याद रखेंगे कि स्टॉकहोम समिट थी, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम रियो समिट। रियो समिट क्या थी कि 20 साल बाद 1972 के बाद 1992 में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसे हम रियो समिट या अर्थ समिट भी बोलते हैं। रियो समिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का एक शहर है, जहां इस समिट को कंक्लूड किया गया था। अब इस समिट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, रियो समिट, अर्थ समिट, इसको हम लोग यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, राइट। इस रियो समिट में 3 डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए गए। डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किया गया था, मतलब कि इसमें 3 जो है इस सारे कंट्रीज से, सारे रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट से, सबसे उनकी अपनी जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको लेके 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, जिसमें सबसे पहला था रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रियो डिक्लेरेशन, ये रियो डिक्लेरेशन जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था कि कैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से इंश्योर करेंगे इस अपने ग्लोबल वर्ल्ड में, राइट। दूसरा था एजेंडा 21। एक्चुअली ये जो रियो डिक्लेरेशन था उसमें जो है मेजर प्रिंसिपल्स इंश्राइंड थे, जिस प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए। दूसरा था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो था वो क्या था, ये एक तरह का एक्शन प्लान था। इस डॉक्यूमेंट्स में हमने ये इसमें इनपुट रखा था कि क्या क्या हमें एक्शंस लेने हैं 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए ये जो 21 होता है एजेंडा 21 का, ये 21st सेंचुरी के लिए है। एजेंडा 21 और रियो डिक्लेरेशन ये दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तीसरा फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए थे रियो समिट या अर्थ समिट के प्लेटफॉर्म पे, आप याद रखेंगे। और इसमें 2 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स भी साइन किए गए थे, इनफैक्ट साइन करने के लिए ओपन किया गया था। पहला था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, जो कि आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी अर्थ समिट के ही प्लेटफॉर्म पे इसको साइन करने के लिए ओपन किया गया था। और दूसरा था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, जो आगे चल के क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस क्लाइमेट डील, ये सब यूएनएफसीसीसी का ही पार्ट है। तो ये 2 लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स यहां स्टार्ट किए गए थे। बहुत जगह आपको यूएनसीसीडी भी देखने को मिलेगा, जैसे यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी कई जगह लिखा होता है कि रियो समिट से ही आया है। ये रियो समिट से आया है, बट रियो समिट के प्लेटफॉर्म पे यूएनसीसीडी को ओपन नहीं किया गया था साइन करने के लिए। इनफैक्ट 1994 में यूएनसीसीडी को स्टार्ट किया गया था। और ये यूएनसीसीडी कैसे रियो समिट से जुड़ा हुआ है, तो ये एजेंडा 21 में जो भी एक्शन प्लान हमने रखा था उसमें एक एक्शन प्लान ये भी था कि हमें डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करना है। और उसी को फॉलो करते हुए, इस एजेंडा 21 को फॉलो करने के लिए हमने यूएनसीसीडी को 2 साल बाद 1994 में लाया था। तो इससे कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि यूएनसीसीडी इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट साइंड अंडर द रियो समिट, दिस इज नॉट। 2 साल बाद ये ओपन किया गया था, राइट। तो ये हमारा रियो समिट था। रियो समिट में क्या क्या हुआ आप समझ सकते हैं। तीसरा, फिर से 20 साल बाद जो है हमें रियो +20 आया।
रियो प्लस 20। रियो प्लस 20 इसलिए बोलते हैं क्योंकि रियो समिट के ये 20 साल बाद हम जो इसको कंक्लूड किए थे। रियो प्लस 20 को हम दूसरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, राइट। और ये भी रियो दे जेनेरो में हुआ था, इसलिए इसको रियो प्लस 20 बोलते हैं 20 साल बाद। मेजर आउटकम्स क्या था रियो प्लस 20 का? सबसे पहला था एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया गया था जिसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स दैट वाज प्रिपेयर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रियो प्लस 20। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज जो 2015 से लेकर 2030 तक हमें अचीव करना है, ये एसडीजीज भी ये रियो प्लस 20 के ही प्लेटफॉर्म पे आया था। तो आप याद रखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएनडीपी ने स्टार्ट किया है, वो उसका फाउंडेशन कहां रखा गया था? तो रियो प्लस 20 2012 में। और ये एक द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, आपने ये जरूर ये नाम सुना होगा क्योंकि 2018 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया गया है? तो ये जो है रियो प्लस 20 2012 से स्टार्ट किया गया है। तो इसी तरह से ये ग्रीन इकोनॉमी गाइडलाइंस जो है, ये हो सकता है कि आगे कभी पूछ दिया जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछ दिया जाए, तो आप याद रखेंगे क्योंकि ये चारों आउटकम्स जो थे वो रियो प्लस 20 के प्लेटफॉर्म से आए थे। तो ये रियो प्लस 20 है। तो ये 3 समिट्स जो हुए हैं ग्लोबल लेवल पे, कौन कौन से? स्टॉकहोम समिट, रियो समिट और रियो प्लस 20 समिट। ये 3 मेजर समिट्स अब तक हुए हैं। और जितने भी आप इनिशिएटिव्स जो आप देखते हैं, जितने भी कन्वेंशंस, जितने भी प्रोटोकॉल्स, कहीं ना कहीं इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म से वो या तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या इंस्पायर्ड हैं। जैसे 1972 से लेके 1992 के बीच में जितने भी कन्वेंशंस आए हैं, जैसे साइट्स हो गया, सीएमएस हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं 1972 के स्टॉकहोम समिट से इंस्पायर्ड थे। और 1992 के बाद के जितने भी आपको कन्वेंशंस मिलेंगे, नगोया प्रोटोकॉल हो गया, उसके बाद सीबीडी हो गया, उसके बाद आपको कार्टाजीना प्रोटोकॉल हो गया, ये सारे कहीं ना कहीं अर्थ समिट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। और लास्ट 2012 में रियो प्लस 20। तो ये 3 मेजर समिट्स जो है आपके बैकग्राउंड है टोटल ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के, राइट। अब लास्ट में हमें जो है इतने सारे हमारे पास कन्वेंशंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटीज हैं, जिन्हें याद रखना मुश्किल है। तो याद रखने के लिए यहां ये जरूरी है कि एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन हो। जितने भी स्टेप्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, इनको हम लॉजिकली कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कन्वेंशन या ट्रीटी या प्रोटोकॉल किस पर्पस के लिए है। क्लाइमेट चेंज के लिए है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है कि हजार्डस मटेरियल के लिए है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है। और ये कैटेगराइजेशन मैं इसलिए जरूरी समझता हूं क्योंकि पहले यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रखा है किसी कन्वेंशन या किसी इनिशिएटिव्स को देके कि पर्पस क्या है इसका, राइट। जैसे रियो प्लस 20 ही हो गया। रियो प्लस 20 को 2015 में यूपीएससी ने पूछा था कि किस क्या पर्पस था रियो प्लस 20 का। तो ऑफ कोर्स रियो प्लस 20 का जो पर्पस था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था। और आपको रियो प्लस 20 का जो दूसरा नाम है वो भी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी तरह से उस समय ऑप्शंस में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी दिया हुआ था, क्लाइमेट चेंज भी दिया हुआ था, बहुत सारे लोग क्लाइमेट चेंज मार के आए थे, बट नो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज द करेक्ट आंसर। तो ये तभी संभव है जब आप एक लॉजिकल कैटेगराइजेशन आप कर लेंगे कि कौन सा कन्वेंशन या ट्रीटी किस पर्पस से लाया गया था। तो जैसे कि मैं आपको एक चार्ट यहां शो करता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस चार्ट में आपको ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस या ट्रीटीज दिए हुए हैं और हम सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स को 4 मेजर कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। एक क्लाइमेट चेंज का है, एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का है, एक हजार्डस मटेरियल्स का है। बहुत सारे कन्वेंशंस हैं जो हजार्डस मटेरियल्स के प्रोडक्शन या उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या उसके डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड जो है कन्वेंशंस आए हुए हैं। तो इनको मैंने एक कैटेगरी में रख दिया है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के कैटेगरी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैटेगरी में रख दिया है। तो चलिए एक बार हम लोग ऊपर ऊपर देख लेते हैं, क्योंकि ये हम जितने भी कन्वेंशंस की अभी तक बात की है, इन सबको नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग 1 by 1
हॉलिस्टिक वे में कवर करेंगे। अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सा कन्वेंशन प्रोटोकॉल किस कैटेगरी के अंदर आएगा। क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या क्या आएगा, तो वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रख सकते हैं हम। कैसे? क्योंकि ये एक्चुअली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को के प्रोडक्शन को फेज आउट करने के लिए है, और ओजोन जो है हमारे क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन होता है, जिसका की हेल्दी रहना बहुत जरूरी होती है मैनकाइंड के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या वियना कन्वेंशन हम क्लाइमेट चेंज के अंदर रख सकते हैं। UNFCCC एंड क्योटो प्रोटोकॉल, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और प्रोटोकॉल, ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट चेंज के लिए है। REDD एंड REDD प्लस, ये जनरली एफॉरेस्टेशन के लिए है, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए है, लेकिन ये दोनों REDD और REDD प्लस ये दोनों इनिशिएटिव्स UNFCCC के ही प्लेटफॉर्म से ये इमर्ज होके आए हैं, तो इसीलिए हम इनको क्लाइमेट चेंज के अंदर रख सकते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में, ये भी क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। किगाली एग्रीमेंट, ये किगाली एग्रीमेंट जो है वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ही प्लेटफॉर्म से उभर के आया है, सो वी कैन कॉल इट आल्सो अंडर क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वैसे तो एक अम्ब्रेला फंड है जो सबको मतलब हेल्प करती है, फिनेंशियल हेल्प करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी, बट हम इससे डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इसको हम क्लाइमेट चेंज के अंदर रखते हैं क्योंकि मेजरली ये क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करती है, क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है। एंड लास्ट इज IPCC, राइट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये सारे इनिशिएटिव्स को हम क्लाइमेट चेंज के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं रमसार कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। रमसार कन्वेंशन एक इंडिपेंडेंट कन्वेंशन था जिससे यूएन प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इकोसिस्टम के लिए है, वेटलैंड इकोसिस्टम को, वेटलैंड इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए रमसार कन्वेंशन 1971 में लाया गया था। हम डिटेल में बातें करेंगे, अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अभी हमने बताया कि CBD जो था वो एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था, किस प्लेटफॉर्म से आया था, अर्थ समिट से आया था, राइट, रियो समिट 1992 से आया था। CBD के अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कार्टाजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, IC टारगेट्स, ये सारी चीजें हम CBD के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। साइट्स क्या है, कन्वेंशन फॉर इंडेंजर्ड स्पेसीज, इंडेंजर्ड स्पेसीज को बचाने के लिए ये साइट्स का कन्वेंशन 1970s में ही हम लोगों ने इसको लाया था। ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक एक प्राइवेट मॉनिटरिंग बॉडी है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग बॉडी, जो ये मॉनिटर करती है कि किसी इंडेंजर्ड स्पेसीज का वाइल्ड लाइफ ट्रेड तो नहीं हो रहा है। ये इनफैक्ट ट्रैफिक जो है साइट्स को हेल्प करती है, राइट। IUCN और WWF दोनों ने मिलके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ट्रैफिक, और ये क्वेश्चंस 2017 में आया हुआ था, राइट। CMS जो है माइग्रेटरी स्पेसीज के लिए होती है, जो भी स्पेसीज माइग्रेट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो उनके कंजर्वेशन के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था। IUCN एंड WWF, ये दो जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGO काइंड ऑफ हैं, जो कि काफी सालों से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, ये सारी चीजें जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। हजार्डस मटेरियल्स, हजार्डस मटेरियल के लिए सबसे पहला है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP। देखिए यहाँ स्टॉकहोम कन्वेंशन है, आप इसको कॉन्फ्रेंस से कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी 1972 की जो कॉन्फ्रेंस थी, वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, वो समिट थी, वो कोई कन्वेंशन नहीं था। एंड दिस इज स्टॉकहोम कन्वेंशन, दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जैसे कि DDT हो गया, ये सारी चीजें जो कि हमारे बॉडी में वो एक फैट में सोल्यूबल हो जाती है, राइट। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को के प्रोडक्शन को इसको फेज आउट करने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन लाया गया था, हम डिटेल में बात करेंगे। बेसल कन्वेंशन ऑन हजार्डस वेस्ट, जो भी हजार्डस वेस्ट होते हैं जो एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके डिस्पोज करता है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, जो पुअर कंट्रीज हैं उसके अंदर ले जाके उसको डिस्पोज किए जाते हैं, इसको रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन लाया गया था। नेक्स्ट आता है रोटरडैम कन्वेंशन एंड प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये रोटरडैम कन्वेंशन जो है ये इंडस्ट्रियल हजार्डस केमिकल्स के लिए था, ठीक, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड द लास्ट इज मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी पॉल्यूशन को
रोकने के लिए ये कन्वेंशन लाया गया था, मिनामाटा कन्वेंशन, राइट। तो ये चारों हजार्डस मटेरियल के अंदर आते हैं। और जो नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी है वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्पज से कौन कौन से इनिशिएटिव्स को लिए गए थे, जैसे रियो समिट या अर्थ समिट था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका जो सोल पर्पस था वो सस्टेनेबल ग्रोथ था। इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म होता है जिसमें कि हम क्लाइमेट चेंज को भी टैकल करने की कोशिश करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करते हैं, साथ साथ इकोनॉमी को भी हम देखते हैं कि कैसे डेवलप करेगा। तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ एक अम्ब्रेला टर्म होता है। मगर कुछ जो समिट्स होते हैं या कुछ जो डिक्लेरेशंस होते हैं या कुछ जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनका जो सोल पर्पस होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, रादर देन क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी इन आइसोलेशन। तो इसीलिए जब यूएनसीडी अर्थ समिट आपसे पूछा जाएगा तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही पहले चुनेंगे इनसे ऊपर। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स ये रियो डिक्लेरेशन यही एक डॉक्यूमेंट है रियो समिट के अंदर, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए था। ये जनरली डिक्लेरेशन क्या था, प्रिंसिपल्स थे, प्रिंसिपल्स टू इंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम इंश्योर करेंगे। एजेंडा 21 ऑफ कोर्स 21st सेंचुरी में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे, इसके लिए एजेंडा 21 है। और फिर आता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रियो +20। इस पे तो ऑलरेडी क्वेश्चंस 2015 में पूछे जा चुके हैं कि ये किसके लिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है, राइट। एंड द लास्ट इज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, पेज। ये वाली ये भी रियो समिट से आई थी, रियो +20 समिट से आई थी, और ये भी 2018 में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। तो ये जो 5 इनिशिएटिव्स हैं ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हैं। तो और भी छोटे छोटे कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या बॉडीज हैं जो मतलब अम्ब्रेला काइंड ऑफ उनका पर्पस होता है, क्लाइमेट चेंज भी होता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी होता है। तो ऐसे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट ये जो मेजर कैटेगराइजेशन किया है मैंने ग्लोबल इनिशिएटिव्स को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, जो भी ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं इनको ध्यान में रखिएगा, ये आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक, और यू कैन से द बैकग्राउंड ऑफ द entire institutional measures that have been taken to conserve the natural environment. अब अगले लेक्चर्स में हम बातें करेंगे वन बाय वन कि क्लाइमेट चेंज के लिए या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पे। फर्दर बात करेंगे कि नेशनल लेवल्स पे कैसे उसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और 3 से 4 लेक्चर्स में हम इंटायर इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और एक और बात, अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगा तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। द रीजन बीइंग कि दिस ऑनलाइन क्लास, वीडियो क्लास इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास में हम लोग जाते हैं, बोर्ड पे हमारे नोट्स होते हैं, पढ़ा दिया हमने। ऑनलाइन क्लासेस में पीपीटी बनाना, इधर से निकालना, बहुत टेक्निकल वर्क होता है वीडियो बनाने में, और ये सारे टेक्निकल वर्क करने के बाद भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं इस वीडियो को, और आपके एक सब्सक्रिप्शन और लाइक्स जो है काफी हमें इंकरेज करते हैं और अच्छा करने के लिए, और टेक्निकली साउंड बनाने के लिए, वीडियोस को, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। सो आप जरूर इसे लाइक या सब्सक्राइब करें। एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर द क्लाइमेट चेंज, और इस तरह से 3-4 लेक्चर्स में हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स को कंप्लीट करने के बाद इंफॉर्मेटिव सेक्शन में आएंगे, और फिर लास्ट में हम लोग करंट इश्यूज को टच करेंगे, पिछले 1-2 साल के सारे इश्यूज को। एंड टिल दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड नाइट।